सो हेलो बच्चों, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम टू हमारे चैनल जो कि है इंजीनियर्स ग्रुप पर। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोलिक। ठीक है, सो हाइड्रोलिक जो अपन पढ़ेंगे बेसिकली आपके सिलेबस में, जैसे कि मैंने आपको जब सिलेबस डिटेल स्टडी करवाई थी तो उसमें हालांकि मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं था। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सिलेबस है और आप उसको आई होप कि देख चुके होंगे या देख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कि अपन जैसे अपनी पिछली वीडियो में जब अपन ने डिटेल स्टडी की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अपन को अप्रोच कैसे करना है सिलेबस को। ठीक है, वो मैंने बताया था। ना ज़्यादा मैंने उसमें आपको टॉपिक्स लिखाए, ना ज़्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन करवाए, जितना मेरे को सही लगा उतना मैंने आपको लिखाया। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। जनरली जो आपका ये सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 3 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है जनरली आपका। इसको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अब उसी में हमने जोड़ दिया है किसको, ओपन चैनल फ्लो को। बट यदि देखा जाए ना तो ओपन चैनल फ्लो एक अलग ही है। ओके, हाइड्रोलिक मशीन एक अलग ही है। ठीक है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसको अपन वेल तरीके से अपन स्टडी करेंगे। दिक्कत आपको कहीं आएगी नहीं। इन केस फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाएं, वैसे तो मैं आपके डाउट्स रहने दूंगा नहीं, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस क्लास में। ठीक है, तो यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो मैंने जो भी आपको नंबर प्रोवाइड किया है फॉर दी डाउट सेशन के लिए, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो उस फ़ोन पर, ऑन कॉल एंड ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए तो जनरली अपन बात करते हैं हमारी हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के बारे में। तो बेसिकली फ्रेंड हमने इसको अभी के लिए 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। 2 पार्ट में हाइड्रोलिक को अपन डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, और सेकेंडरी है हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, चलिए देखो, एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें अपन बात करते हैं सॉलिड के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, एक है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में दोस्त अपन क्या समझेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन समझेंगे कि फ्लूइड के बारे में। और फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो होता रहता है, जो बहता रहता है, जो बहेगा ही। ठीक है मतलब वो रुकने वाला नहीं है, रोक लो फिर भी नहीं रुकेगा। बोलते हैं ना वाटर के लिए क्या बोलते हैं कि वो जहां से निकलेगा वहां से निकलेगा, इन द सेंस वाटर अपना रास्ता खुद बना लेता है, लिक्विड अपना रास्ता खुद बना लेता है निकलने के लिए। ठीक है, तो जनरली फ्लूइड में अपन पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। और फ्लूइड्स के बारे में क्या, उसके बिहेवियर के बारे में अपन यहाँ पर समझेंगे। अब चाहे फ्लूइड में जो भी फ्लो जो होता है वो सभी आ जाता है, अब चाहे वो लिक्विड हो आपका, चाहे वो गैसेज हो, तो इनके बिहेवियर को अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, विथ इट्स प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, यदि बात करें अपन हाइड्रोलिक की, तो हाइड्रोलिक मशीन के बारे में यदि बात करें तो हाइड्रोलिक मशीन फ्रेंड, इसका नेक्स्ट आप वर्जन समझ लीजिए। कैसे कि जब अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में जब अपन ने फ्लूइड की बिहेवियर समझ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज समझ ली, तो अब उसका यूज भी हमको आना चाहिए। ठीक है, अब हमने हाइड्रोलिक मशीन ले ली जिसमें वो यूज आएगा। अब जनरली जो हाइड्रोलिक मशीन यहां पर अपन समझते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जो आपके हाइड्रोलिक जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, दैट इज हाइड्रोलिक मशीन। तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो यहां पर अपन अभी शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो दोस्तों आराम से समझिएगा। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, जो मैं लिखाऊं उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हालांकि जो पीडीएफ रहेगी इन नोट्स की वो मैं आपको जब यूनिट अपन की कंप्लीट हो जाएगी या तो तब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपकी जो इंजीनियर्स ग्रुप ऐप है उस पर तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या मैं कोशिश करूंगा पहले उस पीडीएफ को बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट यूनिट मैं आपको वो प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है,
क्योंकि एक्चुअल में हमें भी क्या हो उसमें ऐड करने होती हैं, अपडेटेड चीज़ें ऐड करनी होती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा PDF हो सकता है थोड़ा 2 दिन बाद आए या 2 दिन पहले आ जाए, लेकिन आपको PDF फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएंगे। और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप नोट्सों को खुद से नोट डाउन करें यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि खुद के हाथ से लिखे हुए जो हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो बजाय यदि आप कोई PDF फॉर्म में आप किसी नोट्स को आप देख रहे हो, परचेज कर रहे हो, या फिर कोई आपको PDF फॉर्म में दे रहा है उन नोट्स को, इफ़िशियंसी आपकी निकलेगी यदि आप उनको अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिए, और जो लिखा हूँ वो एवरी वर्ड आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देर ना करते हुए अपन करते हैं, अपन फ्लूइड मैकेनिक्स को अपन समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट अपन समझते हैं दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स तो क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स? तो जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स फ्रेंड्स साइंस है, ठीक है। साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है विथ किसके साथ में डील करती है? बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड, बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। अब कौन सा फ्लूइड? लिक्विड और गैसेस, ठीक है, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। अब चाहे वो रेस्ट की कंडीशन में हो चाहे वो मोशन की कंडीशन में हो। फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा बताना चाहूँगा, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि जो मैं वर्ड बोलूँगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड वही मैं लिखाऊंगा आपको, ताकि मेरे बोलने में और आपके लिखने में उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आए। क्योंकि जब मैं बोलूँगा ना तो आपको एक इमेज जो है वो एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी, ठीक है। और वो एक इमेज जब आपके दिमाग में बन जाएगी, एक स्टोरी टाइप में बन जाएगी, तो आपको ईजी रहेगा उसको रिवाइज करना, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जो मैं वर्ड बोलूँ वही मैं आपको लिखाऊँ, उनमें ज़्यादा वेरिएशन ना आए, ताकि आपको ईजिली रिवाइज करने में आसानी रहे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जनरली एक ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो डील करती है विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड से एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। अब चाहे वो रेस्ट की कंडीशन हो चाहे मोशन की कंडीशन में हो, तो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के साथ में वो डील करती है। अब दूसरी चीज, इसको भी 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक फ्लूइड, काइनेमेटिक फ्लूइड एंड डायनामिक फ्लूइड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? तो वर्ड से ही पकड़ते हैं अपन, देखो बोलते हैं ना टर्म से ही अपनी जो होती है डेफिनेशन निकल के आती है। तो स्टैटिक फ्लूइड की स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। दूसरी चीज काइनेमेटिक की स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर द कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडर्ड, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक फ्लूइड। अब इसको समझिए मैंने क्या बोल गया। स्टैटिक वाला समझ में आ गया, स्टैटिक कंडीशन मतलब रेस्ट कंडीशन में फ्लूइड है, दैट इज स्टैटिक फ्लूइड। काइनेमेटिक कि भाई अपन जनरली जो फ्लूइड होता है उसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड समझिए, फ्लूइड हमारा क्या होता है? फ्लूइड्स इज द सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट टेंजेंशियली एंड शेयर फोर्स, ठीक है। क्या बोल गया मैंने बोला है कि फ्लूइड एक वो सब्सटेंस है जिस पर जब अपन फोर्स लगाते हैं, चाहे वो टेंजेंशियल फोर्स लगा लीजिए चाहे वो शेयर फोर्स लगा लीजिए, कि जब अपन उस पर अप्लाइड करते हैं तो फ्लूइड हमारा कंटिन्यूअसली फ्लो की कंडीशन में चला जाता है। ये मैटर नहीं करता कि कितना हमने फोर्स लगाया और कितना नहीं लगाया, ठीक है। एक थोड़ा सा फोर्स भी हमारे फ्लूइड को फ्लो की कंडीशन में ढाल देता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली फ्लो की कंडीशन में वो अपन फ्लूइड को डाल देता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा फ्लूइड, समझ में आया, ठीक है। अब काइनेमेटिक फ्लूइड में मैं आपको क्या बता रहा था कि मोशन में तो है हमारा फ्लूइड, लेकिन जिसकी वजह से वो मोशन में आया है उस रीजन की स्टडी नहीं करेंगे अपन यहाँ पर।
अब रीजन की स्टडी नहीं करेंगे तो मोशन में चलेगा, तो दो ही चीज आती हैं, एक तो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो फ्लो हो रहा है, या फिर एक्सेलरेशन, तो उसकी स्टडी केवल अपन करेंगे, लेकिन कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे, मतलब कि प्रेशर और फोर्स की स्टडी अपन नहीं करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड, डायनामिक फ्लूइड। अब डायनामिक फ्लूइड में अपन फ्रेंड क्या करते हैं कि दो तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बचा तीसरा, तो तीसरे में अपन क्या करेंगे कि यहां पर अपन फ्लूइड हमारा मोशन की कंडीशन में रहेगा, और अपन जो कॉज जो रहेगा जिसकी वजह से मोशन में आया है, और वो कॉज कौन से बताया मैंने, फोर्स एंड प्रेशर, उनकी अब यहां पर स्टडी कर लेंगे, वो हमारा डायनामिक फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा जनरली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड। तो लिखिए आप यहां पर, सबसे पहले आप लिखिए फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, उसके बाद फ्लूइड क्या होता है। देखिए बेसिकली, चलो एक चीज और रहेगी सॉलिड, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा उसमें। सो जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगी कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर आप लिखिए इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of the fluid, behavior of the fluids। ठीक है, liquids and gases। ओके, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, कैसे, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। ठीक है, दोनों कंडीशन में। ओके, आई बात समझ में। चलिए अब दूसरी चीज फ्लूइड क्या होता है वो देखिए आप। फ्लूइड क्या होता है, सो फ्लूइड की डेफिनेशन लिखिए फ्रेंड। फ्लूइड होता है हमारा जनरली कि फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस, लिखिए फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस that deform continuously under the application of a tangential और शेयर फोर्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है उसकी वैल्यू कितनी हो। ठीक है, सो लिख लीजिए नो मैटर हाउ स्मॉल, ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल इज इट, तो वैल्यू उसकी कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, समझ में आया, तो वो रहेगा हमारा फ्लूइड। ठीक है, अब समझिए इसको अपन तीन ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखिए फ्लूइड्स मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इन थ्री ब्रांचेज। फ्लूइड मैकेनिक्स आर डिवाइडेड in three branches। फ्लूइड मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इन थ्री ब्रांचेस। ठीक है, सो फर्स्ट इसमें लिखिए दैट इज स्टैटिक फ्लूइड। तो ये क्या रहेगा फ्रेंड, स्टैटिक फ्लूइड क्या रहेगा कि स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इट इज इन स्टैटिक। ठीक है, सो लिखिए स्टडी ऑफ फ्लूइड, that is study of fluids which is in rest or
रेस्ट और स्टैटिक कंडीशन। ओके, so the study of fluids which is in rest or static condition, that is called static fluid. After that, the second type of branch in the fluid mechanics, that is second branch क्या हो जाएगी आपकी fluid mechanics की, वो हो जाएगी kinematic fluid, that is kinematic fluids। काइनेमेटिक फ्लूइड्स को समझिए, इसमें लिखिए द स्टडी ऑफ फ्लूइड ऑफ द, लिखिए द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, या फिर लिखिए आप द स्टडी ऑफ द मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है भाई, मैंने इसमें आपको बताया कि फ्लूइड हमारा मोशन में रहता है। ठीक है, फ्लूइड हमारा मोशन में रहता है। ठीक है, बट कॉज को अपन क्या कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते। तो लिखिए द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, study of fluid in motion without considering study of fluids in motion without considering the cause of motion, ठीक है, cause of motion। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, प्रेशर एंड फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, लिख लीजिए इसमें कौन कौन से अपन चीज को इसमें नेग्लेक्ट करेंगे अपन, प्रेशर एंड फोर्स आर नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, सो वेयर प्रेशर एंड फोर्स आर नॉट कंसीडर। ठीक है, सो कंसीडर क्या करेंगे यहां पर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, ये तो आ ही जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये तो मोशन का पार्ट है। ठीक है, फिर लिखिए आप दैट इज डायनामिक फ्लूइड। फिर लिखिए आप थर्ड, लिखिए आप डायनामिक फ्लूइड्स। ठीक है, थर्ड लिखिए आप, थर्ड कौन सा रहेगा हमारा, डायनामिक फ्लूइड। इसमें लिखिए स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, इसमें लिखिए आप स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन with considering the cause of motion। ठीक है, cause of motion, तो मतलब cause of motion को जब अपन इसमें कंसीडर करेंगे तो where pressure and force are consider। आई बात समझ में, प्रेशर एंड फोर्स आर कंसीडर। ठीक है, तो ये जनरली रहेगा हमारा 3 इसकी ब्रांचेस। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं। तो देखो, एक मैंने आपको बताया ना कि फ्लूइड तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स सॉलिड की, यदि आपसे बात करूं, ठीक है, किस चीज की बात करूं मैं, सॉलिड की जनरली अपन बात करें तो ब्रांच, मैंने फ्लूइड में आपको क्या बताया कि अपन थोड़ा भी, उसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, थोड़ा भी जो अपन फोर्स या प्रेशर अपन उस पर डाल रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली फ्लो की कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन सॉलिड जो रहेगा वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म कब तक नहीं होगा, जब तक उसकी एक इलास्टिक जो लिमिट है, ठीक है, और उसकी जो रजिस्टिंग कैपेसिटी है, जब तक उससे ओवर जाके जो हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स या प्रेशर है वो एक्सीड ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है
कि सॉलिड में जब अपन कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ और फिर हमने उस फोर्स को हटा दिया तो फिर वो क्या हो गया, अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस चला जाएगा। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। जबकि फ्लूइड के केस में क्या है, फ्लूइड के केस में हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया और फ्लूइड हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूसली फ्लो की कंडीशन में चला गया। ठीक है, चलिए अब इसमें ना अपन एक चीज और देखते हैं, दैट इज मेथड। यदि अपन देखें इसमें, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट आपको है नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ाता हुआ हर चीज को चलूंगा। ठीक है, यदि अपन मेथड ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड करें ना इसमें, तो जनरली दो तरीके से अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, दो तरीका से क्या करते हैं अपन, स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रोस्कोपिक एंड सेकंड होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, सो माइक्रोस्कोपिक में फ्रेंड हम किस टाइप से स्टडी करते हैं कि माइक्रोस्कोप में जो स्टडी कर देते हैं अपन, वो करते हैं अपन पार्टिकल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल की अपन उसमें क्या करते हैं, स्टडी कर देते हैं। ठीक है, सो ए स्टडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और इसमें अपन क्या कर देते हैं, माइक्रो। ठीक है, तो आप समझिए चीज को कि एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। तो जो वो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे वाटर की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसकी अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि अपन u वेलोसिटी से x डायरेक्शन में अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी u का u इक्वल टू dx/dt। ठीक है, हालांकि ये आपके पेपर में आने वाली चीज है नहीं, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में अपन स्टडी किस टाइप से करते हैं। ठीक है, फिर माइक्रोस्कोपिक में एक्चुअली होता क्या है कि जनरली एक पार्टिकल टू पार्टिकल पर फोकस किया जाता है, तो ये हायर इफिशिएंसी स्टडी प्रोवाइड करता है इन दी माइक्रोस्कोपिक। बट मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है फ्रेंड कि मैक्रोस्कोपिक में अपन क्या कर देते हैं कि ये एक मेथड होता है जिसमें फ्लूइड का क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लो होता है। तो अपन एक सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, सेक्शन बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका फ्लूइड है। ठीक है, आपका फ्लूइड है, वो इधर से फ्लो हो रहा है, तो जैसे ये फ्लूइड है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो एक सेक्शन यहाँ कट कर लेंगे, एक सेक्शन यहाँ कट कर लेंगे। तो ये जो पूरा जो वाटर है, ये पूरा जो सैंपल है, इसको अपन उठा लेंगे और इसकी अब स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, तो ये जनरली हमारा रहता है इसमें। ठीक है, तो नो मैटर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, ये मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आगे फ्रेंड अपन चलते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज हम समझते हैं फ्लूइड की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज समझते हैं अपन फ्लूइड की। सो नेक्स्ट लिखिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो नेक्स्ट लिखिए, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अब देखिए आपका कोई भी मटेरियल है। ठीक है, आपका कोई भी मटेरियल है, चाहे ह्यूमन को ही ले लो, तो अपन बोलते हैं ना इसमें क्या खास बात है। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, कहाँ इसको अपन यूज कर पाएंगे। तो ऐसे ही है ना, चाहे मटेरियल हो, चाहे फ्लूइड हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, एवरीथिंग, हर चीज़ की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की, तो इस वजह से अपन यहाँ पर किसकी स्टडी करेंगे, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी रहेगी उनको अपन देख के चलेंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी और मास डेंसिटी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, फ्लूइड्स की। तो डेंसिटी तो फ्रेंड आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी। ठीक है, डेंसिटी तो आपने पढ़ी होगी, आपने थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उसमें आपने एक वर्ड ये बार बार सुना होगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी जनरली होती क्या है फ्रेंड, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड।
सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। सो लिख लीजिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। जनरली इसको डिनोट अपन किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अपन किस चीज से, रो से अपन इसको जनरली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक। चलिए, तो यदि अपन मैथमेटिकली टर्म में यदि इसको लिखें डेंसिटी को, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। यदि अपन इसकी यूनिट की बात करें, यदि अपन इसकी यूनिट की बात करें तो मास ऑफ फ्लूइड की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी अपॉन वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसकी केजी पर मीटर क्यूब इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ये जो यूनिट है ये होगी हमारी एसआई यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। ये हो गई हमारी इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट। एक और अपन देखते हैं सीजीएस में, सीजीएस यूनिट भी अपन देखते हैं, ठीक है। सो सीजीएस यूनिट क्या होगी फ्रेंड हमारी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जो अपन यूनिट देखेंगे दैट इज यहां पर केजी है तो ग्राम, यहां पर मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए यहां पर आप एसआई यूनिट तो अपन ने देख ली, ठीक है। एसआई यूनिट देख ली। अब यहीं पर अपन देखते हैं डेंसिटी की एक और यूनिट दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो यूनिट रहेगी ये रहेगी आपकी किसमें, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड मे बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, ठीक है, जबकि जो डेंसिटी ऑफ गैस रहेगी वो चेंज होगी विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। नोट करके लिखिए, लिखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड may be considered as constant, may be considered as constant while density of gas, while density of gases change with the variation of, changes with the variation, changes with the variation of किस चीज के साथ में, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। कहने को आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम यहां पर आपको समझा के चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हर एक चीज का क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर अपन कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को अपन खोल के समझेंगे ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये नोट आपको याद होना चाहिए। पर फिर भी यदि आपसे कभी कोई पूछ ले आपका साथी, ठीक है, क्या पूछ ले आपसे कि भाई तुमने ये जो लाइन लिखी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड में बी कंसिडर एज कांस्टेंट और ये गैसेज वाली वेरिएशन करा रहा है, तो इसको प्रूफ करो, प्रूफ करो। तो कर देंगे हम प्रूफ। तो लिखिए, पहले लिख लीजिए फॉर लिक्विड के लिए, फॉर लिक्विड के लिए, ठीक है। सबसे पहले अपन किसके लिए पढ़ते हैं, फॉर लिक्विड के लिए अपन क्या कर देते हैं, जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, लिक्विड के लिए पढ़िए आप। तो लिक्विड के लिए अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। किसकी वजह से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर अपन देख लेते हैं। इसमें देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब जब प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, जो टेम्परेचर रहेगा उसको क्या करेंगे अपन, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए लिक्विड के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो लिक्विड हमने ले लिया वाटर, ठीक है। टेम्परेचर ले लिया हमने 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी पर अपन जनरली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। टेम्परेचर ले लिया हमने 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, जो हमारा प्रेशर है वो अपन देखेंगे किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो सपोज कीजिए प्रेशर हमने ले लिया P1 एटमॉस्फेरिक और वेरिएशन कराया तो हमने ले लिया प्रेशर P = 100 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। यदि अपन बात करें P = 1 पर, तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर अपन बात करें तो वो अपन देख लेते हैं 998 kg/m³। पूरा जो डेटा है ये एज्यूम किया हुआ है, ऐसा कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है कि एक एटमॉस्फेरिक पे यह है, ना ना, पूरा डेटा अपन एज्यूम करके चल रहे हैं। अपन तो प्रूफ कर रहे हैं और प्रूफ जब करते हैं तो अपन सारी चीजें एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इतने पर ये हो जाएगा, 100 एटमॉस्फेरिक है, उस पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हमारा 100 kg/m³ हो जाएगा। तो देखिए परसेंटेज चेंज यदि अपन देखें दोस्तों, तो परसेंटेज चेंज हमारा रहता है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, ठीक है। सो फाइनल हमारा जो डेंसिटी ऑफ वाटर है दैट इज 100 माइनस इनिशियल है 998 डिवाइड बाई 998। सो ये हमारा आ जाएगा इनटू में 100, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा हमारा 0.5। परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा हमारा, 0.5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो 0.5 हमारा ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपन देखें तो वही अपन स्टडी कर रहे हैं किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। प्रेशर इस बार हमने कितना एज्यूम कर लिया, प्रेशर हमने यहाँ पर फिक्स रखा है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक। तो प्रेशर जब हमने यहाँ पर फिक्स रखा है 1 एटमॉस्फेरिक, तो टेम्परेचर वेरिएट होगा। टेम्परेचर पहले हमने ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस, जिस पर हमारी डेंसिटी कितनी है, दैट इज 998 kg/m³ मान लिया हमने, ठीक है। और टेम्परेचर यदि अपन ने 75 डिग्री सेल्सियस सपोज कीजिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी हमारी, उस पर हमने एज्यूम कर लिया 975 kg/m³। कोई हमने डेटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। चलिए डेटा जो हमने एज्यूम कर लिया, तो परसेंटेज ऑफ चेंज फिर निकालिए इसमें। सो परसेंटेज ऑफ चेंज अपन देखें तो देखिए कितना होता है, निकालिए। सो वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, ठीक है। सो फाइनल अपन यहां पर देखें तो वो कितना आ जाएगा हमारा 975 माइनस 998 डिवाइड बाई 998 इंटू 100। तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारा माइनस के 2.3%। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पहले हमारा 0.5% आया, फिर हमारा
-0.2.3% आया, तो इतना वेरिएशन क्या है, हो ही नहीं रहा। तो इतना वेरिएशन हो ही नहीं रहा, तो जनरली जो हमारा यदि वेरिएशन 5 to 10% के बीच में होता है ना, उसको तो अपन ऐसे ही नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। सो लिख लीजिए इसमें कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वाटर is neglected when it comes in the range 5% to 10%, 5% to 10% में जब आता है तो इसको अपन नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अब चलिए अपन स्टडी कर देते हैं, किसके लिए फ्रेंड, 4 गैसेज के लिए, ठीक है। तो स्टडी करो 4 गैस के लिए। चलिए तो अब कर देते हैं अपन स्टडी 4 गैस के लिए। तो जब अपन स्टडी करते हैं ना गैस के लिए, तो अपन यहां पर एक यूज में लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। यहां पर अपन की एक इक्वेशन यूज में आती है, दैट इज PV इक्वल टू nRT। तो nR जो है ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस वजह से अपन इसको लिख देते हैं RU। सो RU यहां पर हमारा क्या है, RU इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और एक चीज और है हमारी फ्रेंड यहां पर कि RU जो है इसको एक रिलेशन होता है मास के साथ में, इसको अपन लिखते हैं दैट इज PV इक्वल टू mRT। क्यों, बिकॉज यहां पर एक रिलेशन होता है दैट इज R इक्वल टू RU अपॉन M, ठीक है। सो M जो फ्रेंड यहां पर होता है हमारा, जैसे M हो गया, ठीक है, इसको अपन बोल दिया मास, ठीक है। और यहां पर जो M जो ये डिनोट कर रहा है ना, ये M हमारा डिनोट कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट को, ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। तो इस वजह से अपने यहां पर इसको क्या लिख दिया है, मास, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब B इधर जाएगा नीचे, तो P इक्वल टू M RT अपॉन में B। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ρRT। तो ये हमारा एक रिलेशन बनेगा। ये जब हमारा रिलेशन बनेगा तो अब यहां पर आप समझिए, इफेक्ट देखिए। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जब यहां पर अपन देखेंगे तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। सो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जैसे जैसे डेंसिटी मतलब प्रेशर बढ़ेगा, हमारी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो प्रेशर के जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो इसमें एक चीज देखो कि एक इक्वेशन के एक साइड में डेंसिटी भी है और टेम्परेचर है। टेम्परेचर को इधर लाएंगे तो ये नीचे आएगा, तो डेंसिटी के ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी फ्रेंड, दैट इज ये नीचे आ जाएगा आपका टेम्परेचर और इधर डेंसिटी। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हो, यहां पर क्या लिखोगे आप, लिखिए, इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, चाहो तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए, पर मैं चाहता हूं आप नोट डाउन करें, ठीक है।
तो लिखिए, आगे लिखिए आप इसको। अब जो इक्वेशन है, जो ये दोनों इफेक्ट जो हैं, इसको लिखिए, थ्योरी टर्म में लिखिए। इन द केस ऑफ गैसेस, इन द केस ऑफ गैसेस, ठीक है, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो विद द इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी इज इंक्रीज। विद द increase in pressure, with the increase in pressure density is increase, या आप सीधा लिखिए डेंसिटी इंक्रीज, ठीक है। और with the increase in temperature, with the increase of temperature density decrease, ठीक है। तो ये जनरली हमारा रहेगा, ठीक है। इफेक्ट आपने देख लिया। अब जो हमने उस समय जो नोट लिखा था, ये हमने उसको प्रूफ कर दिया। हालांकि ये चीज़ आपसे पूछेगा नहीं पेपर में, ठीक है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारा जरूरी था, ठीक है। चलिए, अब डेंसिटी अगर अपन देखें अपन किसकी, वाटर की, दोनों यूनिटों में, तो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ठीक है, लिखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो रहेगी इन CGS यूनिट, और ये जो रहेगी इन SI यूनिट। यदि बात करें अपन वाटर की, तो ये हो गई, ठीक है। यदि बात करें अपन डेंसिटी ऑफ एयर की, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एयर वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड, वो हो जाएगी हमारी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी हमारी, दैट इज 1.24 kg पर मीटर क्यूब, 1.24 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया फ्रेंड हमारा, दैट इज डेंसिटी और मास डेंसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होगी हमारी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, सेकंड प्रॉपर्टी जो रहेगी दैट इज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ठीक है। इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, W से, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं अपन, जनरली W से इसको अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जनरली फ्रेंड क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, कि वेट ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड का, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। सो लिखिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वेट डेंसिटी, ठीक है। सो लिखिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वेट डेंसिटी। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड
of fluid is called weight per unit volume of fluid is called weight density. ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड वेट डेंसिटी। आया समझ में? यदि अपन इसको यदि मैथमेटिकली टर्म में समझें, इसको अपन लिख लेते हैं फॉर्मूला टर्म में, दैट इज W इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, W इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यदि इसको और अपन एलिब्रेट करके लिखें तो हमारा W जो रहता है, मतलब कि वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये स्मॉल w है, ठीक है, ये हमारा स्मॉल w है, ठीक है। यदि अपन वेट ऑफ फ्लूइड जो हमारा रहेगा उसको यदि अपन एलिब्रेट करके रखें तो कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू m इंटू जी। तो जहां पर जो हमारा g रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर अपन इसको एलिब्रेट करके लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमारा आ जाएगा, ठीक है। यदि इसको अपन रिप्रेजेंट करें इसके रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव से यदि इसको अपन रिप्रेजेंट करें तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g से, ठीक है, और वॉल्यूम को v से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज W इक्वल टू रो इंटू जी, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए आप W इक्वल टू, तो मास ऑफ फ्लूइड मतलब कि m इंटू जी अपॉन में v, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू जी, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू जी। मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। चूंकि मास ऑफ फ्लूइड दैट इज m, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज b, ठीक है, डेंसिटी होता है ये, ठीक है। चूंकि डेंसिटी इक्वल टू में ये रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया W इक्वल टू रो इंटू जी। यदि इसकी अपन वैल्यू देखें कि वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी कितना होगा, तो लिखिए वैल्यू ऑफ वेट डेंसिटी, वैल्यू ऑफ वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, और वैल्यू ऑफ वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, वैल्यू ऑफ वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज किसके लिए, W फॉर वाटर के लिए, कितना हो जाएगा, दैट इज 9.81 इंटू 10⁻³ मतलब कि 1000, 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। और ये जो यूनिट है, न्यूटन पर मीटर की जो यूनिट है, ये किस में आ जाएगी हमारी, ये हमारी यूनिट है दैट इज इन SI यूनिट, ठीक है, समझ में आया। यदि इसी को अवधि 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब है, यदि इसी को अपन केजी में देखें तो केजी पर मीटर क्यूब में हमारा क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब में अपन बोलेंगे डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब में बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है। यदि अपन 9.81 को हटा दें यहां से तो हमारा आ जाएगा 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज डेंसिटी। तो एक चीज आप याद रखो कि जब आपको डेंसिटी दे रखी है, मतलब कि केजी पर मीटर क्यूब में कोई चीज दे रखी है, ठीक है, वो आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब में चेंज करना है,
मतलब स्पेसिफिक वेट में आपको चेंज करना है तो उसमें आप 9.81 का मल्टीप्लाई कर दो तो केजी पर मीटर क्यू से वो यूनिट कन्वर्ट होकर किस में पहुंच जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यू में पहुंच जाएगी। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। थर्ड जो यूनिट है वो क्या है, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। लिखिए थर्ड यूनिट, लिखिए आप थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्रेंड क्या होता है, ये जनरली जो हमने पढ़ी थी ना, क्या हमने जो पढ़ी थी, क्या मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को हमने क्या बोला था, डेंसिटी बोला था। तो ये उसकी उल्टी है बस, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय ए मास। देखो भाई, कोई फ्लूइड है, उसका एक पर्टिकुलर एक मास होगा, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर वेट होगा, ठीक है। अब यदि किसी कंटेनर, जैसे यदि अपन उसका क्या निकालना है हमको, यदि उसको वॉल्यूम हमको देखना है, ठीक है, तो वॉल्यूम अपन कैसे चेक करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि सिलिंड्रिकल हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल क्या है हमारा, स्पेसिमेन है, सिलिंड्रिकल कंटेन है। यदि अपन उसको वॉल्यूम को, हमको वॉल्यूम उसका देखना है, तो या तो हमको पहले से पता हो या फिर अपन ने उस कंटेनर में डाल लिया, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जो इसको और अपन डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब कि वेट डेंसिटी का उल्टा, डेंसिटी क्या हमने बोला था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हमने क्या बोल दिया है, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो लिखिए आप स्पेसिफिक वॉल्यूम में लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड, it is defined as the volume of fluid, it is defined as the volume of fluid occupied by a unit mass, ठीक है। ये हो गई आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इसको अपन कैसे देख सकते हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड, वॉल्यूम पर यूनिट मास किसका स्टडी कर रहे हैं, फ्लूइड का। सो वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। रिप्रेजेंट यदि करें अपन इसको मैथमेटिकली, यदि रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम को, सो दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। रिप्रेजेंट यदि इसको अपन करें, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू, उल्टा है डेंसिटी का, अपॉन में मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। लिख सकते हैं इसको ऐसे, डेंसिटी का उल्टा ही तो है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन
मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और यदि बात करें अपन, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। यूनिट की बात करें तो डेंसिटी की क्या थी, केजी पर मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। चूंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी, है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी, सो यूनिट क्या रह जाएगी इसकी, मीटर क्यूब पर केजी। इट इज ऐसे लिखो आप, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू मीटर क्यूब पर केजी। अब जहां मीटर क्यूब पर केजी आ जाए वो क्या हो जाएगी, हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। आ रहा है समझ में, बढ़िया। चलिए आगे और अपन बात करते हैं। फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी होगी दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी हमारी दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिखिए फोर्थ, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये होती है फ्रेंड हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ फ्लूइड। तो जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जनरली रिप्रेजेंट अपन जो करते हैं वो करते हैं एस से, ठीक है। अपन जियोटेक की बात करें तो जियोटेक में अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जी से करते हैं, ठीक है। यहाँ अपन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफएम में, ठीक है। तो जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो रेशियो होता है, वेट डेंसिटी बोल लीजिए आप, चाहे डेंसिटी बोल लीजिए, ठीक है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी या फिर डेंसिटी, ठीक है। सपोज कीजिए मैं वेट डेंसिटी लेके चलता हूँ, वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की कि जब अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वेट डेंसिटी होता है, जो वेट डेंसिटी होता है किसका, जो फ्लूइड की हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है, ठीक है, उसके किस में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। और जो वो वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो आएगा डिनोमिनेटर में, तो वो दोनों केसेस के लिए अलग अलग रहेगा। सपोज कीजिए जब लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो अपन वाटर लेके चलेंगे, ठीक है। और जो एयर के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो अपन गैसेस के लिए है, उसके लिए अपन स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेके चलेंगे, एयर लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और इसी को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसको अपन एक और नाम से जानते हैं दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, कि भाई एक नीचे डेंसिटी आ रही है एक फ्लूइड की, एक की ऊपर आ रही है, उन दोनों को आपस में अपन क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से और अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, की एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को चेक करना, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो लिखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको और अपन बोल देते हैं रिलेटिव डेंसिटी भी, और इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। चलिए तो डिफाइन करो इसको, इट इज द रेशियो ऑफ द, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट, it is ratio of the weight density, it is ratio of the weight density, या फिर बोल लीजिए आप डेंसिटी
इट इज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, लिखिए इसमें कि फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन वाटर, ठीक है, लिखिए फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन वाटर, द स्टैंडर्ड फ्लूइड टेकन वाटर। अच्छा, वाटर ही क्यों लेते हैं अपन, और वो लेंगे अपन एट 4 डिग्री सेल्सियस, फिजिक्स वाला लॉ, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा था ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर अपन लेते हैं। अच्छा, आप एक बात करें, वाटर ही क्यों लेते हैं, या फिर गैसेस के केस में एयर ही क्यों लेते हैं? तो उसका एक रीजन है। देखो, वाटर की हमको है ना डेंसिटी पता है, ठीक है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही एयर की हमको पता है, दैट इज 1.24 kg पर मीटर क्यूब। इस वजह से अपन इनको लेके चलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड के केस में। ऐसे ही लिखिए आप, फॉर लिक्विड के केस में हो गया, फॉर गैसेस द स्टैंडर्ड फ्लूइड्स टेकन गैसेस के केस में मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एयर, द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एयर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी भी अपन इसको बोल देते हैं। अब एक चीज इसमें देखा जाए तो देखो, सबसे पहले अपन इसको देखें तो मैं, जैसा कि डेफिनेशन में हमने बोला है कि एक की डेंसिटी ऊपर आएगी, एक की डेंसिटी नीचे आएगी। तो भाई डेंसिटी की तो हमको यूनिट पता है, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। तो ऊपर वाले की भी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे वाले की भी केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आया मैंने डायमेंशनलेस क्यों बोला? क्योंकि ऊपर वेट डेंसिटी आ रहा है, नीचे वेट डेंसिटी आ रहा है। ऊपर वाले की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, नीचे वाले की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो लिखिए इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऑप्शनल ये जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें बहुत बार पूछा गया है कि आपको 4 कोई भी कांस्टेंट दे देगा वो, ठीक है, सिंबल दे देगा 4, और फिर आपसे पूछेगा कौन सा बताइए कौन सा डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंड किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको अपन? एस से। इट इज नोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, ये सिंबल है इसका, ठीक है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फिर इसको। लिक्विड के केस में अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिखिए वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड
ऑफ लिक्विड अपॉन में वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। और यदि अपन देखें किसके लिए लिक्विड के लिए देख लिया, और अपन देखें यदि गैस के लिए। ठीक है। सो वेट डेंसिटी ऑफ गैसेस अपॉन में वेट डेंसिटी ऑफ एयर। आई बात समझ में? तो इसको और अपन कैसे डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं कि वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, समझिए कि वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इनटू में वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। सो लिखिए वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। सो और यदि इसको और अपन एलिब्रेट करके लिखें, तो कैसे लिखेंगे? तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू में स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना? मैं बात कर रहा हूं वेट डेंसिटी की। ठीक है। 1000, या फिर आप लिखिए, चलो ऐसे लिख लो, 1000 इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब है और 9.81 भी है। ये केस है किसमें? वेट डेंसिटी में। वेट डेंसिटी, यदि इसी को अपन देखें डेंसिटी ऑफ लिक्विड की टर्म में, यदि इसी को अपन देखें डेंसिटी ऑफ लिक्विड की टर्म में, तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में 1000, तो क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। अब किसमें? डेंसिटी टर्म में। मैंने आपको बताया था ना कि यदि आपको डेंसिटी को, मतलब कि 1000, मतलब कि केजी पर मीटर क्यूब को आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 9.81 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, केजी न्यूटन में पहुंच जाएगा और डेंसिटी वेट डेंसिटी में पहुंच जाएगी। ठीक है। नोट डाल के एक चीज आप यहां पर लिखिए, पहले लिखिए फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है। लिखो इसमें कि इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज नोन, लिखिए इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ fluid is known, if specific gravity of fluid is known, then the density of the fluid, then the density of the fluid equal to the, किसके इक्वल होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको समझो, आप एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल लीजिए, आप एग्जाम्पल लीजिए। मेरा कहने का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज नोन, ठीक है। तो सपोज कीजिए जो मरकरी होती है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी, 13.6। तो एग्जाम्पल के तौर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6, जैसा कि हमको पता है पहली लाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज नोन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू, समझिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता है, ठीक है। यदि हमको इसी फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ मरकरी हमको निकालनी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी हमको निकालनी है, तो वो क्या होगी, इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, मतलब कि 13.6 इनटू बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि 1000 kg/m³। तो डेंसिटी ऑफ यदि मरकरी की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 13600 kg/m³। ये हो जाएगी हमारी डेंसिटी ऑफ मरकरी, 13600। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। आया है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं आया है फिर भी कमेंट करके बताना। यदि नहीं आया है तो और हम सोचेंगे कि कैसे आपको अच्छे से और पढ़ाया जाए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज। तो अब करते हैं अपन फ्रेंड एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूँ, एक बार नोट डाउन आपने आई होप शायद कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। एक मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ और एक आपको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। वो आपका रहेगा असाइनमेंट। चलिए, सो न्यूमेरिकल है आपका, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, ठीक है। डेंसिटी निकलवा रहा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलवा रहा है। स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए क्या रखा है, ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड, ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड, 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विथ वेट 7 न्यूटन, विथ वेट 7 न्यूटन। तो देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है ना आपके सेमेस्टर में भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, और जो आपके जो एग्जाम होते हैं जेई के,
उसमें बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अपन को सबसे पहले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये आना चाहिए। तो देखो एक तो पूछा है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले ना हमको इनके फॉर्मूले आने चाहिए कि स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है। यदि वो हमको आता है तो अपन क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज पूछा क्या है वो हमको आना चाहिए, मतलब कि फॉर्मूला आना चाहिए, और दिया क्या है ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर जो हमको दे रखा है वो दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है हमको, दैट इज 1 लीटर। अब लीटर में हमको दे रखा है, लेकिन हमने पता है लीटर में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, या तो मीटर क्यूब पढ़ा है या सेंटीमीटर क्यूब पढ़ा है। तो इसको जब अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में तो 1/1000 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर क्यूब। यदि 10 की पावर 3 भी इसको बोल सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, लिख लीजिए यहां पर साइड में। और यदि इसको अपन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है आपका मीटर क्यूब, तो 100 का क्यूब हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा, और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो फिर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में भी क्या बचा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लिख लो, चलो इस चीज को लिख लो आप, चूंकि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, और यदि बात करें अपन सेंटीमीटर में तो 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, 10 की पावर 3 मतलब 1000। ये समझ में आ गया ना, देखो समझ लीजिए यार, ये मीटर क्यूब है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको जब अपन चेंज करेंगे 1 मीटर में तो 100 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर क्यूब है, तो इसकी जगह 100 100 एंड 100, तो ये आ जाएगा इसकी जगह। 3 जीरो से 3 जीरो गई हमारी, तो 3 जीरो बची, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए, तो ये मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, एक दे रखा है हमको वेट, एक हमको क्या दे रखा है, वेट। वो कितना दे रखा है, 7 न्यूटन हमको वेट दे रखा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा, पूछा है जो हमसे, स्पेसिफिक वेट मतलब कि W हमसे पूछा है। तो स्पेसिफिक वेट मैंने क्या बताया था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट कितना हो जाएगा, जो हमको दे रखा है 7 न्यूटन, और अपॉन में वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, यदि अपन बात करें मीटर क्यूब में तो 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा हमारा। ऐसे ही तो करेंगे, 7 डिवाइड बाय में कर रखा है, तो इसको उल्टा करेंगे, इनटू में 1000 अपॉन में 1, ऐसा ही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यही हमारी यूनिट थी। ठीक है, बात करते हैं अपन डेंसिटी की, बात करते हैं अपन डेंसिटी की। तो डेंसिटी को जनरली अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे रो से। तो डेंसिटी होती क्या है हमारी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन वेट डेंसिटी क्या होती थी हमारी, रो इंटू जी। डेंसिटी तो हमने बोल दिया कि केजी पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन वेट डेंसिटी क्या थी, रो इंटू जी, यही तो थी। तो हमको पता है क्या, चूंकि वेट डेंसिटी इंटू रो इंटू जी, तो यहां से रो हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, W इंटू जी। तो W हमारा क्या रहेगा, दैट इज अभी हमने निकाला है 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब में है। ठीक है, अपॉन में
अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 9.81, ठीक है। सो W अपॉन 9.81, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा फ्रेंड, दैट इज कितना सॉल्व होके आ रहा है, ये आपका आ रहा है 713, ओके। सो ये आ जाएगा हमारा, डेंसिटी किस में आ जाएगी हमारी, केजी पर मीटर क्यू में। सेवन 113.5 केजी पर मीटर क्यूब में ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। एक और आपसे पूछा है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछा है हमसे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने क्या बताया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है अपनी, दैट इज 713.5 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, दैट इज 1000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना निकल के आ जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.7135, ये हमारा क्या आ जाएगा, डेंसिटी निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन लिखिए, वो आपको करना है, ठीक है, और उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। वो आंसर आपको चाहे आप मेरे को कमेंट करके बोलो, मैसेज करके बोलो, ठीक है, आंसर आपको बताना है। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तो क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन है दैट इज आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी स्पेसिफिक एंड कैलकुलेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी निकलवा रहा है, स्पेसिफिक वेट निकलवा रहा है, एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना दे रखा है, ठीक है। वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, समझ में ना, कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। वेट भी पूछ रहा है एंड वेट, अब पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है मुझे नहीं पता भाई, ये तो असाइनमेंट है, फिर मैं इसको समझाऊंगा अभी, ठीक है। वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, दैट इज 0.7, ठीक है। सो कैलकुलेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको करना है, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अपन मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में, ठीक है। तो लास्ट मैसेज आपके लिए, आई होप मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इसी तरीके से हम इसी फ्लो में अपन पढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं हर एक चीज़ समझा पाऊँ, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है, आप करिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।